हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं यहाँ पर आपको करवाने जा रही हूँ पाठ 6 सुबह। इस पाठ का नाम क्या है? सुबह। चलो पहले हम ये पढ़ लेंगे। इस पाठ में क्या है मैं आपको पहले पिक्चर बता दूँ। यहाँ आपको एक लड़की दिखाई रही है, पीछे उसकी मम्मी है। इस लड़की का नाम है रेशमा। यह लड़की आपको दिख रहा होगा व्हील चेयर में है। व्हील चेयर कौन यूज़ करता है? जो चल नहीं पाते हैं ना, जिनको चलने में परेशानी होती थोड़ी। तो ये रेशमा नाम की लड़की है, यह सही से चल नहीं पाती है। ओके, चलो फिर देखेंगे दूसरे उसमें। यहाँ पर देखो, उसने अपने भैया को धक्का दे दिया है और यहाँ पे एक कुछ पटाखा फूट रहा है ना। तो उसने यहाँ पर कुछ इस तरह का काम किया है, अपने भैया को बचाया है। ऐसे ही धक्का नहीं दिया, यहाँ पे बचाने की कोशिश की कि पटाखा उसके हाथ में था या उसके पीछे था, फूट रहा था, तो उसने उसको उससे दूर करने की कोशिश की है। चलो यहाँ पर है रेशमा नाम की लड़की। चलो अब यहाँ पर शुरू हो रहा है। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। विकलांग यानी कि हैंडीकैप्ड बोलते हैं ना। तो आपको पता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो 1 से 5 साल के अंदर उसको पोलियो के टीके लगते हैं, है ना। तो क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई भी बीमारी जल्दी से हो जाती है, तो वो ना हो और उनका स्टेमिना बढ़े, है ना, उनके शरीर में ताकत बढ़े, इसीलिए पोलियो के टीके लगाए जाते हैं और उनको जल्दी ही बीमारी का खतरा रहता है। तो पोलियो की बीमारी है, वो एक बीमारी है, उससे बच्चे क्या होते हैं? विकलांग हो जाते हैं, यानी कि उनके पैर कमज़ोर हो जाते हैं, वे चल नहीं पाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इस बीमारी से बचाने के लिए उनको क्या पिलाई जाती है? दवाई पिलाई जाती है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा साहस, सूझबूझ और साहस से काम लेती है। इसमें क्या बताया है कि यह सच्ची घटना है, एक जगह में सच में हुआ था ऐसा। तो इसमें क्या बताया कि वह लड़की अपनी सूझबूझ और साहस से यानी कि हिम्मत से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी यानी उसके शरीर में क्या कमी है कि वह चल नहीं पाती है। उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। इरादा यानी कि जो उसने सोचा होता है उसमें वह रुकावट नहीं। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। निरूपण यानी कि बताया गया है। यह घटना में वह बताया गया है कि वह किस तरह से अपना ज़िंदगी जी रही है। कई लोग क्या होते हैं कि उस चीज़ को लेके बैठ जाते हैं कि अरे मैं तो चल नहीं सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता है। तो इसने कभी, रेशमा ने ऐसा सोचा ही नहीं कि मेरे पैर नहीं हैं, मैं कमज़ोर हूँ। वो अपना काम करती ही रहती थी। ओके, अब चलो यहाँ पर हम यह पाठ पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग साफ सफाई में व्यस्त हैं। व्यस्त हैं यानी कि बिजी हैं, अपने काम में लगे हुए हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। तो घर के सभी लोग क्या कर रहे थे? कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, जैसे कि दादा दादी पापा भैया। तो मम्मी ने बोला होगा उनको कि यहाँ से धूल झाड़ दो, जाले निकाल दो, कोने की सफाई कर दो। कोई कुछ दरवाज़ों के कुंडे वगैरह घिस रहा था, वो चमका दो। कोई बर्तन चमका रहा है ना। तो सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। तो रेशमा ने क्या सोचा कि ज़रूर कुछ खास बात है जो सब लोग ऐसा काम कर रहे हैं। फिर उसने पूछा, माँ आज कोई खास बात है? बस इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं? सब रेशमा ने उत्सुकता से पूछा कि सभी लोग सफाई कर रहे हैं, मम्मी कोई खास बात है क्या?
हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है। उसने क्या बोला कि हाँ त्योहार के दिन है। आपको पता है ना, त्योहारों में हम साफ सफाई करते हैं। भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। आनंद यानी कि खुशी ले पाएंगे हम आनंद। ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा कि अगर हम अच्छी तरह से साफ सफाई करेंगे तो हम त्योहार मना पाएंगे। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं। मैं क्या करूँ? रेशमा ने बोला, मैं क्या करूँ? बताओ माँ, मुझे कोई काम तो बताओ। तो देखो, वो इतनी अच्छी लड़की है कि अपनी माँ से वो सामने से काम मांग रही है ना। आप लोग बोलते हो अपनी मम्मी को कि मामा मुझे कोई काम तो बताओ। आजकल के बच्चे नहीं मांगते हैं। आजकल के बच्चों को काम बोलो तो दूर भाग जाते हैं। पर यह रेशमा ने, यहाँ पे रेशमा अच्छी बच्ची थी, तो उसने क्या बोला कि मम्मी सब लोग सफाई कर रहे हैं, आप मुझे भी काम बताओ। उसकी मम्मी ने उसे काम क्यों नहीं बताया? क्योंकि वह क्या थी, पैर से चल नहीं सकती थी। ओके, अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी। बहुत से काम हैं। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। माँ ने कहा, मैं भी तेरी मदद करूँगी। उसकी मम्मी को पता है यह चल नहीं पाती, तो इसको मैं बैठे बैठे कोई काम बताऊँगी। रेशमा ने रुआंसे स्वर से कहा, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी। यानी थोड़ा उसको फील हुआ कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है तो मैं नहीं कर सकती, पर वो उस चीज़ को पकड़ के नहीं रखती। वो बोलती है कि नहीं, मैं भी जैसे आम लोग और दूसरे लोग काम करते हैं वैसे मैं भी काम करूँगी, है ना। तो हाँ, मदद तो मैं लूँगी मम्मी आपकी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। उसकी मम्मी ने भी फिर क्या खुशी खुशी बात, अरे नहा धोकर नाश्ता कर ले फिर बताऊंगी। ऐसा क्यों कहा उसने? क्योंकि वह उसको उदास नहीं करना चाहती थी अपनी बेटी को, है ना। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसके पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। यानी पहले वो बिस्तर में बैठी हुई थी, फिर बिस्तर देख रही थी, फिर उसको ऐसा बोलते बोलते उसने उसको कहाँ बिठा दिया, उसके पहिया कुर्सी पर बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। उसका जो रोज का काम था उसमें लग गई, जैसे कि नहाना धोना, पानी पीना, है ना, वो सब अपने आप करती थी। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। जब वह 5 साल की थी ना, उसके पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। उसको बहुत तेज बुखार आया उस टाइम पे। तभी बोलते हैं ना, जब छोटे होते हैं तो पोलियो के टीके लगाते हैं या पोलियो पिलाते हैं ना बच्चों को, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा उसके फादर मदर ने, तो उसको तेज बुखार आया और उसके पैर क्या हो गए, बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। बहुत ही वाली लड़की थी। शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी। शुरुआत में उसको दूसरों की मदद लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह सारे काम स्वयं करती है। अब वह 11 साल की हो गई है तो वह अपने सभी काम अपने आप करती हैं। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। निर्भर यानी कि जैसे डिपेंड बोलते हैं ना, इस पर डिपेंड है। जैसे आप, कई बच्चे क्या होता है, उनको तो हाथ पैर मुंह सब कुछ होता है, सुन सकते हैं बोल सकते हैं, फिर भी वो बैठे रहते हैं, उठते ही नहीं है। फिर उनकी मम्मी बिस्तर में ही उनको नाश्ता पानी लाएगी, फिर नहाएंगे नहीं, उनकी मम्मी उनको पकड़ के ले जाएगी, चलो बेटा नाश्ता कर लो। स्कूल के लिए तैयार होता है तो मम्मी एक एक चीज़ ला के देगी, ले ये पहन ले, शर्ट भी पहनाएगी, पैंट भी पहनाएगी, सब मम्मी पहनाती है ना। कई बच्चे लोग इतने आलसी होते हैं। पर यहाँ पर यह जो रेशमा थी वह बोलती थी कि मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपने आप अपना काम करूँगी।
और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो लोग बोलते हैं नहीं मम्मी आप अपना काम करो, मैं अपने आप तैयार हो जाऊंगा, है ना। चलो, परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, छोटे भाई का नाम है गोलू, दादी जी, दादाजी सभी उसे बहुत प्यार करते थे। वह सबकी आँखों का तारा थी। आँखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा, सभी की बहुत प्यारी थी वो। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने नीचे उतारे थे और साफ कर दिए थे। उन्होंने माँ को आवाज़ दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। काम में हाथ बटाना यानी कि मदद करना, कि मेरी मदद करो। अगर तुमने नाश्ता कर लिया है तो मेरी मदद करो। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया, तो दूध का दलिया, जो वो बोलते हैं ना गेहूँ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो उससे दलिया बनता है। मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले रहते हैं उसमें। बहुत अच्छा बना है माँ, उसको वो बहुत अच्छा लगता था। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। ये जो दलिया होता है ना बहुत पौष्टिक होता है, ओके, सभी को खाना चाहिए, और जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं ना उन्हें तो खास खाना चाहिए। चलो, फिर उसने बोला मैं अभी हाथ धोकर आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई। वो क्या काम किया उसने, लेबल लगाना, जैसे कि इसमें मूंग दाल है, फिर चना लिख दिया तो पता चल जाएगा इसमें चना दाल है। फिर लिख दिया इसमें नाश्ता, तो वहाँ पे नाश्ता लिख दिया। तो इस तरह से उसने लेबल लगा दिए थे। हम डब्बे में लिखते हैं ना, जैसे, जिससे परेशानी ना हो। फिर पकड़ाती गई माँ को, और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमकने लगा। फिर क्या होने लगा, चमकने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए, यानी कि ऑफिस चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। माँ को लड्डू बनाने के लिए क्या चाहिए था, कुछ ज़रूरी सामान। तो जैसा कि आपको पता होगा कि लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है ना, ऐसे ही तो लड्डू नहीं बन जाता है ना। बेसन के लड्डू होते तो बेसन की ज़रूरत पड़ती है, चीनी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से सभी लोग, उसके पापा ऑफिस चले गए थे, और त्यौहार थे, तो त्योहारों में हम जैसे, अब जैसे गणेश चतुर्थी आएगा, रक्षाबंधन अभी गया, तो लड्डू वगैरह की ज़रूरत पड़ती है ना भगवान को भोग लगाने के लिए। तो उनको लड्डू बनाना था उसकी मम्मी को, और ज़रूरी सामान चाहिए था। तो अब देखते हैं आगे। गोलू तो बहुत छोटा था, तो गोलू से मंगवा नहीं सकते थे, है ना। दादा बहुत बुजुर्ग थे, दादी जी और दादाजी बहुत बुजुर्ग थे, यानी बहुत ही ज़्यादा बूढ़े थे, वो बेचारे नहीं जा पाते थे सामान लाने, नहीं जाते होंगे, है ना। अब सामान लाए कौन, अब ऐसा उसकी मम्मी पे ज़्यादा भार आ जाता था काम का, तो उन्होंने बोला अब सामान कौन लाए, घर का काम भी करना है मुझे, खाना भी बनाना है। माँ परेशान थी, तो उसकी मम्मी परेशान हो गई थी कि अरे मुझे भोग लगाने के लिए, प्रसाद के लिए लड्डू भी बनाने हैं, और ये तो छोटा है, और दादा दादी बहुत एज वाले हैं, तो मम्मी परेशान थी। रेशमा ने कहा सामान मैं ले आऊँगी, और रेशमा व्हील चेयर में थी, तो उसको नहीं बेचते होंगे ना, ज़्यादा नहीं बेचते होंगे उसको, तो मैंने ही खुद बोला सामने से कि मैं लेकर के आऊँगी, आप बस मुझे सामान की लिस्ट एक थैला दे दीजिए कि क्या क्या लाना है सामान, उसकी लिस्ट दे दो और एक थैला दे दो, मैं लेके आ जाऊँगी। तो उसकी मम्मी ने बोला तुम ले आओगी अकेले लेकर आ जाओगी, माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी, यानी कि कॉन्फिडेंस था खूब, कि हाँ पहले भी तो लाई थी, अभी भी ला दूँगी मैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि रेशमा नाम की यह लड़की है, विकलांग है, पर फिर भी वह घर का काम कर रही है ना, ओके, यानी बैठी हुई नहीं है फालतू, वो कुछ ना कुछ काम करती ही जा रही है, कि जिससे वो अपने माँ को मदद कर सके, कि हाँ पहले भी लाई थी मम्मी, मैं ला दूँगी।
तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। यानी कि गली, नुक्कड़ यानी कि गली वाली दुकान है, मेरे गली आगे छोड़ के एक दुकान है ना, वहाँ पर मिल जाएगा सब सामान। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। सारा सामान लेकर लौटी यानी कि वापस आई। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी। और वो सामान लेकर के भी आ गई। फिर उसने बोला, गोलू ये तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ मैं। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिला और प्रकाश से जगमगाने लगा। झिलमिलाने और प्रकाश से जगमगाने लगा यानी कि दिवाली होगी ना, तो हम दिए लगाते हैं ना, तो उजाला ही उजाला हो गया। पूरा मोहल्ला यानी कि पूरा उसकी सोसाइटी जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, जहाँ पर क्या था, उजाला ही उजाला था। क्या ज़मीन क्या आसमान, दादी, ज़मीन और आसमान में क्या था, उजाला ही उजाला। आसमान में क्यों था, क्योंकि रॉकेट फूटते हैं इस तरह से, ओके। और चांद तारे, उससे भी उजाला लग रहा था, और रॉकेट भी फूटते तो खूब उजाला लग रहा था। और ज़मीन में क्या था, दिए। दिए सबके घर में दिए, दिवाली में आपने देखा होगा ना, खूब चमकता है, एक एक सोसाइटी चमकती है ना। फिर दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत है। कि यानी अंधेरा है धरती में, फिर भी उजाला करते हैं, तो अंधेरे पर उजाले की। अंधेरा किसे कहेंगे, जो जैसे जो गलत है, जो झूठ बोल रहा है, जो रिश्वत ले रहा है, जो चोरी चपाटी कर रहा है, तो उस पर उजाला। उजाला किसे बोलेंगे, जो सच है, जो गलत काम नहीं करता है, जो धर्म में मानता है, तो उसकी हमेशा जीत होती है। तो दिवाली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। बुराई पर यानी जो गलत है, बुराई पर अच्छाई, और असत्य यानी कि झूठ पर सत्य यानी कि सच की हर समय क्या होती है, जीत होती है। सच कभी छुपता नहीं है, ओके। सच की हर समय जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। दिवाली के दिन कहते हैं ना कि राम आते हैं, तो उसकी खुशी में लोगों ने दिए जलाए थे। रावण को हरा कर, पराजित यानी कि हरा कर राम कहाँ लौटे थे, अयोध्या, जहाँ पर उन्होंने 14 वर्ष का वनवास उनके पिता ने उनको दिया था, और उन्होंने अयोध्या छोड़ दिया था, है ना। फिर बाद में 14 साल बाद वो अयोध्या आए। तो जैसे ही वहाँ के लोगों को पता चला कि राम जी आ रहे हैं, तो सभी लोगों ने दिए जलाए। तो तब से यह परंपरा चलती आ रही है कि दिवाली के दिन लोग दिए जलाते हैं, अपने घर में उजाला करते हैं, जिससे राम भगवान और लक्ष्मण और सीता ये तीनों अपने अयोध्या महल में लौट आए थे। तो लोग इस खुशी में दिए जलाते हैं कि भगवान हमारे घर आएंगे, लक्ष्मी हमारे घर आएगी। इस तरह से वो 5 दिन का होता है ना, पूरा त्यौहार बनता है ना, ऐसे उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादाजी की बातें सुन रहे थे। जब दादा दादी इस तरह से पुरानी कहानी कहते हैं, तो बच्चे लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं ना, क्योंकि उन्होंने नहीं सुना रहता है ये कहानियाँ। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। दिवाली की पूजा परिवार लोग सभी मिलकर साथ में करते हैं। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में यानी पटाखे फोड़ने में मग्न हो गया यानी कि वो उसी में बिज़ी हो गया, जैसे एक ही काम करने में तल्लीन हो गया कि हाँ पटाखे फोड़ाओ चलो, और उसको कुछ होश ही नहीं था। वो बड़ा मज़ा आ रहा था उसको पटाखे फोड़ने में, सभी को आता है ना बच्चों को। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। तो रेशमा
चल नहीं सकती थी, भाग नहीं सकती थी ना, तो वह फूल झड़ियाँ जला रही थी, क्योंकि उसमें खाली दिए में जलाना होता है और ऐसे गोल गोल करना होता है। फिर कोई पानी की बाल्टी होती है उसमें डाल देना होता है, ऐसे ही नहीं फेंकना होता है। अगर फूल झड़ी को आपने ऐसे ही कहीं भी फेंक दिया तो किसी के भी पैर में लग सकती है ना, इसलिए। और वो गर्म होता है, वो जो लोहे का रहता है ना, बहुत गर्म होता है। तो एक पानी की बकेट रखने की, उसमें डाल देने का, तो वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो वह दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा? रेशमा ने क्या देखा होगा? पढ़ते हैं यहाँ पर कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था। जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो एक जलता है, एक नहीं जलता, फिर हम उसको छोड़ देते हैं ना। कभी कभी होता है ना, सभी पटाखे जलें ऐसा नहीं होता है। जैसे आपके 5 पटाखे होंगे तो उसमें से 2 या 1 पटाखे नहीं जलते हैं, तो वो ऐसे ही पड़ा रहता है, हम उसको छोड़ देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो, जैसे और पटाखे जलते हैं, उसको थोड़ी सी चिंगारी मिलती है तो वो फूटता है ज़ोर से, फट दे के, है ना। तो पर वह बोल रही है रेशमा कि मैंने क्या देखा कि जो उसने छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी थी। उसने क्या समझकर छोड़ दिया था? बुझा हुआ, कि इसमें ये नहीं जलेगा, अब ये बुझ गया है। अब जैसे हम जलाते हैं तो उसी समय फूट जाता है ना, तो थोड़ा जलाया और वो जला ही नहीं, तो वो उसने बोला बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था। उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी। चिंगारियाँ यानी कि आग की ऐसे लपट निकलती है ना, ऐसे थोड़ा थोड़ा, जरा जरा जरा, जैसे पटाखा उसमें बारूद होता है तो ऐसे ऐसे करके दिप 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 करके आग निकलती है ना, तो चिंगारियाँ कहते हैं उसे। चिंगारियाँ निकलने लगी हैं। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी, यानी वो उल्टा था, तो उसने वह देखा ही नहीं कि पीछे पटाखा फूट रहा है। और वो पटाखा काफ़ी बड़ा था, बॉम्ब था वो, बॉम्ब। उसकी पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू, इस तरह से चिल्लाई, बच्चों तुम्हारे पीछे पटाखा है। ऐसा उसने बोला भी कि तेरे पीछे पटाखा फूट रहा है, क्योंकि वो चिंगारी ऐसे फैलती है ना, तो उसके जो उड़ करके, बोलते हैं ना, उसके छोटे छोटे कण उड़ के आते हैं तो हमारी स्किन जल जाती है, कपड़े जल जाते हैं, छेद हो जाते हैं, क्योंकि वो आग होता है ना। तो तभी जैसे बम वगैरह कोई बड़ा पटाखा हम फोड़ते हैं तो हम 10 या 15-16 फुट पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उतने एरिया में वो फूटता है और उसकी चिंगारी फैलती है, आग जलती है ना। चलो तुम्हारे पीछे पटाखा है, इस तरह से उसने चिल्लाया। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। तो आजू बाजू सब जगह पटाखे फूट रहे थे, तो उससे क्या हो गई, उसकी आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते इससे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। और लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, किसी का ध्यान ही नहीं था उस साइड। तो उसने बोला भी कि तुम्हारे पीछे पटाखा है, कोई समझ ही नहीं पाया। तो उसने फटाफट अपनी पहिया कुर्सी ऐसे आगे की। तब उसने सोचा कि भैया को बचाने के लिए मैं क्या करूं, तो जल्दीबाजी में उसने क्या किया, गोलू को ज़ोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। ज़ोर से उसको साइड में किया और उसकी व्हील चेयर थोड़ा और आगे हो गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण, यानी उसकी जो रेस थी ना, वो तेज़ हो गई उसकी गाड़ी, पहिया, उसमें ब्रेक नहीं होगा, तो वह धड़ाम जोर हुआ, वो भी गिरी और ज़ोर से धमाका भी हुआ। तो पटाखा भी फूटा और रेशमा भी गिरी और उसका भाई गोलू वो भी गिर गया। ये तीनों चीज़ एक साथ में हुई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसके भाई के पीछे बड़ा सा पटाखा था, है ना, वो फूटने जा रहा था, और वो फूटता तो उसके भाई का पीछे शॉट है ना, उसमें चिंगारी लगती और उसकी स्किन जल जाती, आग की कोई लपट उस पर आ जाती। तो रेशमा ने क्या किया, अपनी पहिया कुर्सी को स्पीड किया और जल्दी से अपने भाई को धक्का दे दिया दूर, तो वो वहाँ जाके गिरा। और रेशमा की स्पीड इतनी थी कि वो आगे जाके किसी से टकराई, दीवार वगैरह से, वो गिर गई और यहाँ पटाखा फूटा। फिर पटाखा भी उसी बीच में फूट गया। तो इस तरह से उसने साहस वाला काम किया और अपने भैया को बचाया। फिर रेशमा ने ज़रा चैन की सांस ली। जोर का धमाका हुआ। रेशमा की
फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। उसने फुर्ती दिखाई यानी कि स्पीड दिखाई। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों दिया। उसको कुछ समझ में ही नहीं आया। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े। इतनी ज़ोर से आवाज़ हुआ तो वह भी दौड़ के चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। उसके पापा आए ना, तो उन्होंने क्या किया, कुर्सी में बिठा दिया रेशमा को। माँ भयभीत थी। माँ क्या गई थी, डर गई थी। माँ बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु। सारी बात बताई कि मम्मी उसके पीछे पटाखा फूट रहा था, चिंगारी जल जाती तो गोलू को आग लग जाती, कुछ जल जाता वो, इसीलिए मैंने ऐसा किया। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई यानी शाबाशी दी उसको। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला यानी थोड़ा नाटक करके बोलने लगा, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। आपने जो धक्का दिया है मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। सब लोग हंसने लग गए। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतने ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। जिंदादिली यानी कि खुश होकर के, यानी उसमें वह कमी है तो वो अपने आप को बेचारा इस तरह से नहीं समझ रही है ना, कि अरे मैं तो ये नहीं कर सकती, इस तरह से नहीं समझ रही। वह खुश होकर जिंदादिली से यानी कि आनंदित होकर और परिश्रम से मेहनत कर रही है। वो अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। रोज़ वो उठती है और नए इरादों के साथ उठती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादों से जुट जाती है। हाँ, आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे ऐसा करना है। वह उत्साह के साथ जी रही है। चलो शब्दार्थ देख लेंगे। व्यस्त यानी कि काम में लगा हुआ। व्यवस्थित ढंग से यानी कि व्यवस्थित यानी कि ढंग से, तरीके से। उत्सुकता का अर्थ होगा तीव्र इच्छा। बुजुर्ग यानी बड़े बूढ़े। त्योहार यानी पर्व और उत्सव। दृढ़ता यानी कि मजबूती और दृढ़ होने का प्रभाव। उसने दृढ़ता से कहा कि मैं सामान लेने जाऊंगी। उसके आवाज़ में क्या थी, दृढ़ता यानी मजबूती, कि हाँ मैं ज़रूर जाऊंगी। दैनिक यानी कि रोज और प्रतिदिन। वह अपना दैनिक कार्य अपने आप करती थी, किसी पर निर्भर नहीं थी, यानी कि रोज का कार्य। बेजान यानी कि बिना जान के। उसके पैर कैसे हो गए थे, बेजान। 5 साल की उम्र में उसको बुखार आया और उसके घुटनों के नीचे का भाग बेजान हो गया था, यानी निष्क्रिय। निर्जीव यानी जिनमें हरकत ना हो। बाधा यानी कि रुकावट। तो इस तरह की उसकी सिचुएशन हो गई थी, उसकी परिस्थिति ऐसी हो गई थी, वो चल नहीं सकती थी, पर जो उसका काम वगैरह वो करती थी उसमें वह कभी बाधा या रुकावट नहीं बने। जिंदा दिली यानी खुश मिजाज और विनोद प्रियता यानी कि हंसी खुशी वह अपना जीवन जीती थी। चलो मुहावरे देखेंगे। आँखों का तारा होना। वह दादा दादी की आँखों का तारा थी, यानी बहुत प्यारा होना। वह प्यारी थी, अपने मम्मी पापा और दादा दादी की आँखों का तारा थी, यानी उनकी बहुत प्यारी थी। हाथ बटाना। वह उसकी मम्मी ने कहा मेरे काम में हाथ बटाओ, यानी कि काम में मदद करना। सबने वह सुनकर उसकी पीठ थपथपाई, यानी कि शाबाशी दिया कि शाबाश रेशमा, तुमने अपने भाई को बचा दिया। चलो शब्दार्थ और मुहावरे हमने देख लिए। यह पाठ यहाँ पर पूरा होता है। एक बार आप लोग भी इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना।